वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। हमारे चैनल को आप शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें और लोगों को बता दें, ख़ासतौर पे जूनियर इंजीनियर्स और मिडिल मैनेजमेंट के जो इंजीनियर्स हैं, ख़ासतौर पे जो बाहर जाने वाले हैं इमिग्रेशन पे। कनाडा में भी अब कंडीशन ख़त्म कर दी है उन्होंने, कैनेडियन एक्सपीरियंस की, तो जॉब मिलने की चांसेस बहुत बढ़ गए ओंटारियो में, सिर्फ ओंटारियो में, अल्बर्टा में और जगह पे नहीं, पीसी में नहीं। इसी तरह जर्मनी में भी अब बहुत ज़्यादा इंजीनियर जा रहे हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत शॉर्टेज है। तो ये जो पावर क्वालिटी वाले टॉपिक हैं और ख़ास तौर पे फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन वाले जो टॉपिक्स हैं, उनको आप लोग ज़रूर अच्छी तरह पढ़ें और शेयर करें। इंटरव्यू में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। प्रोटेक्शन वगैरह वो तो सब अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नए टॉपिक्स की। तो अब हम पावर क्वालिटी में, आप देख रहे हैं कि कुछ वीडियो आपने शायद एक आध देख भी लिया हो। तो जो वार्निंग साइंस है उनका मैंने अलग एक छोटी सी बना दी है वीडियो। उसका मकसद ये है कि जो चीज़ें पुअर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो अगर डेविएट करते हैं अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज से, तो वो असल में आप उनको कहते हैं पावर क्वालिटी। लेकिन पावर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो मेजरमेंट है उनका भी एक तरीक़ाकार है और उनके लिए बड़े अच्छे किस्म के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक ऐसी बना देता हूँ कि जो बगैर इंस्ट्रूमेंट के जो वार्निंग साइंस आपको मिले, तो आप उसके बाद किसी कंपनी को हायर करें, या ख़ुद अगर यूटिलिटी कंपनी में आप हैं तो इक्विपमेंट होगा, तो आप उससे अपने सिस्टम के सारे पैरामीटर खुद चेक करें। इसलिए मैंने कहा कि एक छोटे सा वीडियो लेक्चर दे दिए, बना दिया जाए, जिसमें कि वार्निंग साइंस के तौर पे कि जो चीज़ें आपको बग़ैर इंस्ट्रूमेंट को दे से मेजर किए आपके समझ में आ जाएंगे, यार ये कुछ गड़बड़ है, एंड वी मस्ट डू सम काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पावर क्वालिटी, एनी वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। देखिए तीन ही चीज़ें हैं बिजली में, मैं बार बार कई लेक्चर में बताता हूँ कि बहुत आसान है समझना अगर तीन चीज़ों का कंसेप्ट है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और करंट का। तो देखें वार्निंग साइन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। ये देखिए आप, अगर आपके पास एक इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या यूटिलिटी में काम करते हैं और आपको पता चले कि जैसे बारिश का ज़माना है, कोई और भी है, कोई आपका जो लाइटिंग अरेस्टर है या सर्ज अरेस्टर जो है वो फेल हो गया है, और फेल जब वो होगा तो ज़ाहिर एक शॉर्ट सर्किट की सूरत हाल पैदा होगी। तो उस केस में इसका मतलब है कि कोई उसके थ्रू कोई लाइटनिंग स्ट्रोक या कोई हेवी सर्ज गुजरा है। अब अगर ये बार बार फेलियर इस तरह के हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर कोई मसला सिस्टम के अंदर भी है जिसकी वजह से स्पाइक्स जनरेट हो रहे हैं। अब लाइटिंग अरेस्टर हो या सर्ज अरेस्टर हो, ये बदल के टर्म जो इस्तेमाल होती हैं, मैंने अलग अलग इस पर वीडियो किए हुए हैं और फ़र्क भी बताया है। तो बहुत सी जगह इसको फ़र्क भी कर देते हैं। मतलब लाइटिंग अरेस्टर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन पे या ट्रांसफार्मर पे आउटडोर लगा हुआ होता है, नज़र आता है आपको। और जो स्विचिंग सर्जेस वगैरह के लिए जो इंडोर अगर कोई चीज़ लगी होती है फॉर सर्ज प्रोटेक्शन, तो वो 11 kV स्विच गियर के अंदर, अगर आप पीछे से केबल को की साइड के जब खोलते हैं वहाँ देखें, वहाँ पर भी लाइटिंग अरेस्टर 11 kV के लगे हुए हैं। तो आमतौर पे इनको कहते हैं सर्ज अरेस्टर, क्योंकि ये देखें स्विचिंग सर्ज पे ऑपरेट हो रहे हैं, यानी इंटरनल सिस्टम में जो सर्ज है स्पाइक है उस पर ऑपरेट हो रहा है ये, और प्रोटेक्ट कर रहा है आपके सिस्टम के दूसरे इक्विपमेंट को। और अगर यही जो है अरेस्टर बाहर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के ऊपर, बेशक 11 kV साइड पे लगा हुआ है, तो फिर वो आमतौर पे वो लाइटिंग अरेस्टर के तौर पे लगा हुआ है। थोड़ा सा ये फ़र्क अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। लेकिन अगर कोई कहे नहीं कुछ तो फ़र्क होगा, एक का नाम है लाइटनिंग है और एक का सर्ज है, तो लाइटिंग अरेस्टर भी सर्ज अरेस्टर ही है, लेकिन वो एक आउटडोर के तौर पे, जो लाइटनिंग है ज़ाहिर आउटडोर होगी। तो वो जब ट्रैवल करती है अंदर भी, तो फिर वहाँ पर अंदर के भी सेफ्टी के लिए भी वो बाहर वाला ही काम करता है कि उसको ग्राउंड में सारा करंट जो फ्लो हो जाता है। आप, मेरी कई वीडियो हैं, मैंने कैलकुलेशन के ऊपर भी की हैं, मैंने डिज़ाइन पे भी की हैं लाइटिंग अरेस्टर के, वो देख सकते हैं आप। तो ये सर्ज प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अगर बार बार ऑपरेट हुआ, आपने चेंज किया, फिर ऑपरेट हो गया 2-4 दिन में, इसका मतलब है कि कोई आपके पास स्पाइक्स जो हैं सिस्टम में हैं इनबिल्ट, और ये जाहिर कर रहे हैं कि कोई पावर क्वालिटी का मसला है।
तो और वेदर यूटिलिटी डिस्टर्बेंसेस वो मैंने आपको ऊपर वाले में कवर कर दिया कि उसके लिए लाइटिंग अरेस्टेड हैं और वो सर्जेस आते हैं वेदर की वजह से, यूटिलिटी में आते हैं बिजली कंपनियों में कि ट्रांसमिशन लाइन टावर्स पे, तो वो उसको ग्राउंड हो जा करने के लिए। फिर इसी तरह अगर कहीं पर आप देखें कि बहुत ज़्यादा एक डेटा सेंटर है या आपके बड़ी कंपनी है और उसके अंदर आप देखें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर होते हैं, यानी खुद के इलेक्ट्रिक का कंप्यूटर सेंटर में कई सौ लोग काम करते हैं। इस तरह सेप्को में भी, वापडा में भी पावर सिस्टम स्टडीज़ हैं, बिल प्रिंटिंग्स हैं। अगर वहाँ पर भी बहुत कंसंट्रेशन आपको लगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का है, तो फिर आप समझ जाएं कि वहाँ पर ज़रूर के ज़रूर पावर क्वालिटी को ख़राब करने में वो डेटा सेंटर या कंप्यूटर सेंटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि वो एक हब बन गया है जहाँ से आपके अनवांटेड हार्मोनिक्स डेवलप होंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके डीसी टू डीसी, डीसी एसी, एसी डीसी कन्वर्टर, इन्वर्टर का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं है, यानी वो सिर्फ 6 उसके अंदर डायोड लगे हुए हैं इस तरह के, तो उसके अंदर बहुत हार्मोनिक्स खराब पैदा हो सकते हैं। हाँ, अगर 12, 8, 12 और 24 वगैरह डायोड या रेक्टिफायर हैं तो फिर समझो कुछ स्मूथ आपके पास डीसी बनेगी। इसी तरह अगर आप थर्मल इमेजिंग करते हैं और हॉट स्पॉट उसमें नज़र आता है, कभी कभी इसको इंफ्रारेड टेस्टिंग भी कहते हैं, जो कैमरेज आते हैं थर्मल इमेजिंग के, तो आपको पता है, आपने इस्तेमाल किए होंगे बहुत, अब तो आम बात हो गई। और उससे आपको टेम्परेचर जॉइंट्स पे और लाइंस पे और ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पे 11 केवी स्विच गियर के अंदर बस बार, और ये दूर से ही ज़ाहिर है कैमरे की तरह है ये, और टेम्परेचर को मेजर करता है, उसको आपको कलर में शो करता है। तो अगर उस तरह के हॉट स्पॉट बहुत ज़्यादा नज़र आए तो वो भी वजह हो सकती है कि कोई ना कोई इसके अंदर पावर क्वालिटी ख़राब है और उसकी वजह से ये हॉट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी हायर ऑर्डर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हार्मोनिक्स जिसको कहते हैं, तो उसी हिसाब से फिर उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होता है। वो अलग से, मैं अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो हीटिंग इफेक्ट के बाकायदा मैंने कई वीडियोस किए हुए हैं उसके ऊपर हार्मोनिक्स के हवाले से। इसी तरह अगर आपके ग्राउंड में करंट फ्लो हो रहा हो, यानी आप न्यूट्रल को देखें तो वो गर्म हो रहा हो, उस पर भी थर्मल इमेजिंग से हॉट स्पॉट आ रहा हो, इसका मतलब है न्यूट्रल में ठीक ठाक करंट जा रहा है। और क्यों जा रहा है, इसका मतलब है कि अनबैलेंस लोडिंग है, और अनबैलेंस लोडिंग है या कोई ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट या ज़ीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स का फ्लो हो रहा है, तो उस केस में भी आप देखें तो ये हो सकता है कि पुअर कोई ना कोई क्वालिटी ख़राब है। और ये ज़्यादातर ख़राबी जो ये होगी ना, ये बात को आप समझ लें कि यूटिलिटी का कंट्रीब्यूशन कम होगा, आपका अपना ही होगा, और अपना नहीं होगा तो पड़ोसी का होगा। इंडस्ट्री अगर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और अगर वहाँ कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जो ये चीज़ें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है या लो क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, स्मॉल इंडस्ट्री है, छोटी छोटी मार्बल इंडस्ट्री, छोटी छोटी मोटर की इंडस्ट्री, कोई और चीज़ें, तो वो लोग तो कोई भी परवाह नहीं करते किसी किस्म की क्वालिटी की। तो उसके क्या होगा, वो हार्मोनिक जनरेट होंगे। अब अगर छोटे छोटे वहाँ पर 100 के करीब भी ऐसे यूनिट हैं, तो वो ज़ाहिर है पूरी इंडस्ट्री को, पूरे के पूरे बड़ी इंडस्ट्री को भी ख़राब करेंगे, और उनके भी इक्विपमेंट में वो ट्रैवल करेगा जो हार्मोनिक्स होगा। और उनकी वजह से जो, जैसे वेल्डर, अगर वेल्डिंग की दुकानें आपके वो है, अपार्टमेंट है, नीचे 4, 6, 8 वेल्डिंग और डेंटिंग और पेंटिंग की दुकानें खुल गई, तो समझ लीजिए कि आपकी जो चीज़ें हैं, लैपटॉप्स हैं और आपके पास जो भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत ख़तरे में है। एलईडी टीवी भी बहुत ख़तरे में है। आपको उसके लिए कोई यूपीएस या कोई चीज़ें लगानी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास कोई हल नहीं है कि उनसे क्या कहेंगे आप, उनसे लड़ाई तो करेंगे नहीं, कोई हल नहीं है। लेकिन जिन अपार्टमेंट्स के नीचे लाइन से 4, 6 वेल्डर जमा हो जाएं, और डेंटर पेंटर वहाँ भी वेल्डिंग होती है, फ्रिज वाले जमा हो जाएं, तो समझें कि वो उस अपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट है उन लोगों के लिए बहुत तबाही है ये। और वो चीज़ें वक्त के साथ साथ डैमेज होती रहती हैं, रीज़न कोई पता नहीं चलता। ख़राब इन्वर्टर और ख़राब यूपीएस की वजह से बहुत चीज़ें डैमेज होती हैं। और ख़राब के ये है कि हमिंग साउंड आती है। आप देखते हैं यूपीएस पे जब आप चले जाते हैं, इन्वर्टर पे बिजली जाती है, तो आप देखते हैं कि कितनी तेज़ हमिंग साउंड आ रही होती है पंखे में।
तो पंखे, इसका मतलब है कि हारमोनिक्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपने अगर चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो आपका चार्जर और आपके मैं तो कहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन भी डैमेज हो सकता है, लैपटॉप डैमेज हो सकता है, एलईडी टीवी डैमेज हो सकता है। कोई वजह पता नहीं चलेगी, वो जाके दुकान वाले के पास जाएंगे तो कोई वजह वो नहीं बता सकेगा, क्योंकि हारमोनिक्स हैं। और ये हारमोनिक्स के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, बल्कि वो साथ में एक दुकान आपकी मोहल्ले की हो सकती है जो कि दिन भर उसके यहाँ इस किस्म के काम हो रहे हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी, जो कि हारमोनिक्स को जनरेट कर रहे हैं, वोल्टेज के डिप आ रहे हैं, वोल्टेज के हाई और लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका इक्विपमेंट सेंसिटिव वाला कब तक बर्दाश्त करेगा, वो ज़रूर यकीनन डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए तो बड़े सख्त लाज होते हैं एडवांस कंट्रीज़ में, लेकिन हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से कोई कानून नहीं है। आप देखते हैं रेजिडेंशियल एरिया में नीचे सारी दुकानें, जहाँ पर के आप देख लें बासी जगह तो 10-10 12-12 सारी दुकानें इन्हीं वेल्डर और वर्कशॉप्स की हैं, और ऊपर जो लोग रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूटिलिटी कंपनी के पास भी कोई लॉ नहीं है ऐसा सख्त। और अगर कोई कोई दूसरा इदारा भी हो तो वो भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रूल को जो इम्प्लीमेंट कराना होता है उस इदारे के मुतालिक, जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं हमारे यहाँ, उनको कुछ भी कहने में सिवाय गुनाह ही मिलेगा हमें। उनके गुनाह जड़ेंगे अगर आप बुराई करेंगे, मजबूरी है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सबको पता है। तो इस वजह से ये हमारे बेबसी का मामला है, बड़ी तबाही है हमारे यहाँ इक्विपमेंट की है। इसीलिए देखें, आप कहते होंगे कि यार मैं बाहर देखता हूँ, बाहर का मतलब वही हो जाता है यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट, यूएई। यार मेरे पास 30-40 साल से वो चल रही थी फलानी चीज़, कुछ भी ना हुआ उसको, कोई ख़राबी नहीं हुई। और मैं पाकिस्तान में देखता हूँ तो यार वो तो 5 साल में ख़राब हो गया। अब तो यार कैसे हो गया, एलईडी तो वही है ना। अगर आपने अच्छी कंपनी का हायर का लिया हुआ है, सैमसंग का लिया है, अच्छी क्वालिटी का लिया है, तो हर वक्त आप ये नहीं कह सकते कि दुकान वाले ने आपको जाली दे दिया। आप मालूम मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट ले लें हायर का या किसी का, वो तो जाली नहीं है ना। वो क्यों आप देखते हैं साल 2 साल में पाकिस्तान में बात नहीं करते कि यार एलईडी तो पाकिस्तान में साल 2 साल 3 साल ही चलता है। हमारे पास जो है वो एसी का इन्वर्टर जो है यार, वो तो हर 2 साल में ख़राब हो जाता है। तो यार ये इन्वर्टर या एसी व इन्वर्टर वाले मैन्युफैक्चर की ख़राबी नहीं है, ये यही प्रॉब्लम है कि पावर की क्वालिटी बहुत ख़राब है, और इसके ज़िम्मेदार जो हैं हम लोग खुद हैं, यूटिलिटी कंपनी नहीं है। वो ख़राब बिजली नहीं बनाती। यही है जो हमारे मोहल्ले में दुकानें, हमारे मोहल्ले में रेस्टोरेंट, हमारे मोहल्ले में वर्कशॉप, हमारे हर घर के अंदर कोई फैक्ट्री, तो सारा इसकी वजह से है। और उसका हल कुछ नहीं है, अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो बहुत ही गुनाह मिलेगा, तो उसमें तो पड़े ही ना, बहुत ही मामला ख़राब हो जाएगा, गुनाह पड़ेगा, फाइन हो जाएगा आप पे ही। अब देखें कि ये जो अल्फाज हैं, ये सब चीज़ें आपकी जानी पहचानी है। मैंने ग्राफ भी है, मैंने एबी भी है, आसिया ब्राउन बावरी, उनकी भी अच्छी लाइब्रेरी होती है, वहाँ से मैंने कुछ ये चीज़ें ले ली, मेंशन भी किया है, क्योंकि ग्राफ्स वगैरह बनाना बाद औक़ात टाइम भी बहुत ज़ाया होता है और मुश्किल भी होता है। तो इसमें सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। आप देखें कौन सी चीज़ नई है सिवाय माइक्रो कट एंड आउटेज। तो उसमें माइक्रो कट आउटेज ये है कि थोड़ी देर के लिए बिजली का बिल्कुल गायब हो जाना। आपके वहाँ होता है कभी कभी, आप देखें एकदम से बिजली चली गई और फौरी आ गई, तो यानी ऑन ऑफ वाली एक सूरत होती है, स्विचिंग जैसी। कभी कभी ऑपरेशन में भी होता है, ऑपरेशन में जब ये तेज़ी से अगर मैनुअली भी करें और एक ही जगह पे ऑन ऑफ करें, मैं खुद करता रहा हूँ, तो कंज्यूमर को यही लगता है कि यार ये क्या हुआ, 10-15 सेकंड में बिजली गई और आ गई। मैं खुद भी करता रहा हूँ, और ऑटोमेटेड है तो ये कुछ भी मिली सेकंड में भी ये चीज़ हो जाती है। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा 11 केवी में ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। तो जो कुछ हम कहते हैं स्कैडा वगैरह, वो सर्टेन लिमिट तक है। उसको कह लें कि स्कैडा का यूज़ जो है वो 10-15% ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं है। मैं इसको एज ए इल्म के तौर पे बता रहा हूँ, यानी एज ए नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ कि 15-20% ज़्यादा स्कैडा का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है, ना कि इलेक्ट्रिक और वापडा में तो स्कैडा का इस्तेमाल तकरीबन नापैद है ही नहीं। उनके यहाँ तो 132 केवी ग्रिड में भी नहीं होता स्कैडा वगैरह। और फिर हम उसके बाद प्लान लंबे लंबे बना रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो CTBCM और बिजली जो है वो एक से दूसरे सूबे में ख़रीदो फ़रोख्त हो जाएगी, विदाउट स्कैडा हो जाएगी। तो खाम ख्याली है, बिल्कुल कभी भी नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ अगले 10 साल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, हो ही नहीं सकती।
स्कैडा का प्रोजेक्ट अगर शुरू करें अभी भी वावडा के या डिस्कोज में सारे, तो 5 साल से कम नहीं लगेगा जो स्कैडा मुकम्मल हो, जिसमें टेलीमेट्री और आपकी जो है वो इकोनॉमिकल लोड डिस्पैचिंग का कंसेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। उसके बगैर कभी भी ये CTBCM की जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। एज ए इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी रही तो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप देखें कि ये चीज़ें जब तक के ऑटोमेशन नहीं होगा, किस तरह से आप ये क्वालिटी कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ से मैंने ये बात निकली, ये माइक्रो कट और ये हार्मोनिक्स और फलाना और वोल्टेज सोयल, ये कैसे कर सकता है कोई आदमी अंडर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑटोमेशन की ज़रूरत है, स्कैडा सिस्टम की ज़रूरत है हर जगह, बहुत ही आला। और फिर उसको लगाने के बाद उसको ऑपरेट करने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और क्यों नहीं यूज़ हो रहा है स्काडा फुल्ली, उसके रीज़न जेन्युइन है। इंजीनियरों की डिफिशिएंसी नहीं है, इंजीनियरों की ख़राबी नहीं है, कंपनी की ख़राबी नहीं है। इक्विपमेंट इतना पुराना है कि आप रिमोट से ऑन ऑफ कर ही नहीं सकते। जो बिल्कुल नया है 10-15 साल वाला, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइनें हमारे पाकिस्तान में इतनी पुरानी हैं, उनके अंदर ज्वाइंट्स हैं, ब्रेकर जो हैं वो 30-30 साल से लगे हुए हैं, तो किस तरह से आप हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेशन कंट्रोल रूम में, NTDC में, सब जगह कह सकते हैं कि रिमोट से ऑन कर ले। बोल तो है ही नहीं। लेकिन अगर है कि इलेक्ट्रिक में है तो कर नहीं सकते, इसलिए कि इक्विपमेंट बहुत पुराना है। लेकिन जो है ये फैसिलिटी वापडा के डिस्कोज में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको कोई बताता है तो आप उसको कहें कि कहाँ है, ज़रा कभी विज़िट करा दे आपको कि कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं कि लगी हुई कुछ चीज़ें आपको दिखा दी, वो नहीं काउंट होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने उसी को बड़ा सा करके बता दिया है, कोई ख़ास बात नहीं है, आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये जो है हारमोनिक्स का अगर हो तो इस तरह की शक्ल आती है। हारमोनिक्स पे मेरी 15-20 लेक्चर्स हैं, आप उस टाइटल पे जा कर के उनको देख लीजिए, वो सब और क्वालिटी से ताल्लुक़ हैं। तो ये एक मुख्तसर थी, लेकिन इसमें कुछ मैंने ऐसी बातें आपको बताई हैं जो कि वैसे तो आम फहम है, वैसे तो हैं, लेकिन बहरहाल आम फहम या कॉमन सेंस ही असल में सबसे रेयर सेंस होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि पावर क्वालिटी कैसे ख़राब होती है, और हमारे जो क्लेम हैं वो कितने गलत हैं कि हम कहते हैं कि हम यूँ ऑटोमेशन कर देंगे, ये ऑटोमेशन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये सब इसीलिए हमारे पास बड़ा बड़ा इक्विपमेंट आते हैं, लगते हैं, और उसके बाद पता लगता है इस्तेमाल नहीं हो रहा, अरबों डॉलर ज़ाय होते रहते हैं। ये आम बात है हमारे यहाँ। इसमें कोई एक इंजीनियर या कम्युनिटी ऑफ इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं होती है। ये एक सिस्टम का मसला है जो कि बड़ा गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नए इंजीनियर को ज़रूर बताएं, पाकिस्तान में इस्तेमाल कुछ भी नहीं होगा इस नॉलेज का। आप कहेंगे यार क्या बेकार की बात है, छोड़ो यार, मगर अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको शायद याद आएगा, हाँ यार ये तो बड़ी काम की थी, इंटरव्यू में ये सवाल पूछ लिया गया था। तो पाकिस्तान के हवाले से आप कोई भी मेरे इस तरह के एडवांस वीडियोस को ना देखें, सिर्फ देखें कि मुल्क से बाहर जाना, और मुल्क से बाहर जाएं, जो रुपए की हालात हैं, अगर आप वहाँ पर $1 भी कमाएंगे तो आपको 300 या 200 रुपया यहाँ मिलेगा। आपके वालिदैन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो नॉलेज बढ़ाएं ताकि आपको बाहर जॉब मिले।